तो बच्चों रेस्पिरेशन चैप्टर में इसी सीक्वेंस के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी क्वेशेंट आरक्यू। देखिए जब रेस्पिरेटरी क्वेशेंट या आरक्यू की बात आती है तो बात आ जाती है कि भाई आपने रेस्पिरेशन में कितनी CO2 बनाई, कितनी CO2 निकाली और उस CO2 के साथ साथ आपने कितनी O2 कंज्यूम कर ली। O2 एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर था हमारे पास, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर एरोबिक रेस्पिरेशन हमने यूज किया और साथ में हमने CO2 भी बनाई। तो कितनी CO2 आपने बनाई है और कितनी आपने O2 कंज्यूम की है, इन दोनों के रेशो को हम आरक्यू कहते हैं। देखिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसका जो कंजप्शन है वो अलग अलग होगा, तो उनसे निकलने वाली जो CO2 है वो भी अलग अलग होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स जो हैं इनमें कार्बन्स के नंबर ऊपर नीचे हैं, अलग अलग हैं। तो CO2 की अमाउंट निकलने वाली अलग अलग हो गई, O2 कंज्यूम होने वाली भी अलग अलग हो गई। तो इसका मतलब आरक्यू की जो वैल्यू है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अलग, प्रोटीन्स के लिए अलग और फैट्स के लिए अलग आएगी। इसलिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, मॉड्यूल पढ़ेंगे, तो ये रेशो समझाने के बाद आपको एनसीईआरटी कहती है द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के टाइप पर डिपेंड करता है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट टाइप का होगा तो उसका आरक्यू जो आएगा वो आरक्यू फैट्स और प्रोटीन्स के लिए नहीं होगा, लेकिन जो फैट्स के लिए आएगा वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के लिए नहीं होगा, और जो प्रोटीन्स के लिए आएगा वो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के लिए नहीं होगा। तो आरक्यू की वैल्यू टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। जी बच्चों देखते हैं, चलो आरक्यू की वैल्यू कितनी आती है, कौन से सबस्ट्रेट के लिए आती है, एक एक करके अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन लेके चल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को, और कार्बोहाइड्रेट की बात आते ही आपको याद आ जाता होगा फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज, और ग्लूकोज याद आते ही हमारे इस चैप्टर की सबसे पहली इक्वेशन जो हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी कि ग्लूकोज जो है उसको हमें ब्रेक करना है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने ब्रेक किया CO2 प्लस वाटर में। तो बच्चों यहां पर इस इक्वेशन में आपने लिखा था ग्लूकोज प्लस 6 O2 और दैट गिव्स 6 CO2 एंड 12 वाटर प्लस 686 किलो कैलोरी। तो बच्चों यहां पे सर ने अभी आपको बताया कि जो हमारा आरक्यू है वो डिपेंड करेगा CO2 और O2 पर, मींस कितनी CO2 निकल रही है, कितनी O2 यूज हो रही है, इस बात से हम पता कर पाएंगे आरक्यू का। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए अगर आप चेक करोगे तो 6 CO2 बाय 6 O2, तो आरक्यू कितना आएगा बच्चों, देखिए 6 बाय 6 1 आया। इसका मतलब अगर हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है तो आरक्यू का वैल्यू क्या आएगा 1। देखिए क्या लिखा हुआ है, when the carbohydrate are used as substrate and are completely oxidized। ये बात याद रखनी है बच्चों, completely means पूरा ग्लूकोज जो है वो CO2 वाटर में टूट गया, पार्शियल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली ब्रेकडाउन होना चाहिए। तब the RQ value will be 1 because equal amount of CO2 and O2 are evolved, कि जितनी CO2 निकली उतनी O2 हमने यूज की थी। Equal amount of CO2 and O2 are evolved and consumed respectively are shown in the equation below। और इस इक्वेशन में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होगा तो आरक्यू की वैल्यू कितनी आएगी 1। हम कह सकते हैं, यूनिटी भी बोल सकते हैं इसको, कि 1 आती है। साथ ही साथ हमें यह भी समझना है कि जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट्स या प्रोटीन्स होते हैं तो ये आरक्यू की वैल्यू जो है वो 1 से कम हो जाती है। देखिए जब आप मॉड्यूल पढ़ें, जब आप एनसीईआरटी पढ़ें, तो आप पाएंगे कि जो प्रोटीन्स होते हैं, अगर प्रोटीन्स एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होते हैं तो आरक्यू की वैल्यू लेस देन 1 आती है। मींस प्रोटीन्स के लिए आपको वैल्यू याद रखनी है 0.9। साथ ही साथ जब फैट्स की बात आती है तो फैट्स के अंदर भी आप आरक्यू की वैल्यू याद करेंगे लेस देन 1। अब लेस देन 1 वो फैट के लिए भी है, लेस देन 1 वो प्रोटीन के लिए भी है, लेकिन हम इनको कैसे फर्केट करें, डिफरेंशिएट कैसे करें कि भाई फैट का आरक्यू ये और प्रोटीन का आरक्यू ये। तो प्रोटीन का आरक्यू तो हमने पढ़ा 0.9। अब फैट के आरक्यू की बात आए तो ये इक्वेशन आपके मॉड्यूल और एनसीईआरटी दोनों में गिवन है। तो आप पाएंगे कि एक फैटी एसिड है ट्राइपामिटीन। ट्राइपामिटीन एक फैटी एसिड है जिसमें कार्बन का नंबर C51, हाइड्रोजन है H98 और ऑक्सीजन है O6। फैट्स जब कंज्यूम होते हैं, जब ऑक्सीडाइज होते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, तो इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। कारण क्या है, आप अगर कार्बोहाइड्रेट देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर इक्वल हैं कि 6 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन है। फैटी एसिड्स में ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम होती है, इसलिए इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है।
तो ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट भी क्या रहेगी, ज्यादा। तो एक मॉलिक्यूल ट्राइपामिटिन, ये एनसीईआरटी में गिवन है बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन आए ट्राइपामिटिन का फॉर्मूला पूछे तो ये आपको याद करना है क्योंकि हमारी सिलेबस बुक में लिखा हुआ है। तो एक ट्राइपामिटिन था, उसके साथ उन्होंने मॉलिक्यूल 2 ले लिया, अब 2 मॉलिक्यूल ट्राइपामिटिन कर दिया, मतलब डबल कर दिया। इसके लिए उन्होंने कहा कि 145 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कंज्यूम होंगे, लेकिन आपको मिलेंगे 102 CO2। इसका मतलब CO2 तो मिल रहे हैं 102 और O2 में कंज्यूम कर रहा हूं 145, तो RQ की वैल्यू कितनी आएगी, 0.7। तो फैटी एसिड्स के लिए, फैट्स के लिए RQ की वैल्यू 0.7 है और प्रोटीन्स के लिए 0.9 है। प्रोटीन और फैट दोनों के लिए RQ की वैल्यू लेस देन 1 है, लेकिन प्रोटीन से भी कम फैट क्या है। तो क्वेश्चन अगर आए कि भाई ऐसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बताइए जिसका RQ का वैल्यू कार्बोहाइड्रेट से कम लेकिन फैट से ज्यादा हो, तो आंसर आएगा प्रोटीन। और अगर ऐसा आ जाए कि भाई इन तीनों में सबसे कम RQ किसका, तो आंसर आएगा फैट्स, और इन तीनों में सबसे ज्यादा RQ किसका, तो आंसर आएगा 1। तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट का 1, तो 1 ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट आंसर आएगा। तो इस RQ से हमें, RQ का सिग्निफिकेंस ये है कि हमें RQ से रेस्पिरेशन में यूज होने वाले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में पता चल जाता है। दूसरी चीज आप ये भी याद रखें, ये एनसीईआरटी में जब आप चैप्टर खत्म करेंगे सबसे लास्ट लाइन है समरी से जस्ट पहले, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज is that in the living organism the respiratory substrates are often more than 1। बिल्कुल, हमने कहा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक से ज्यादा हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। फिर उन्होंने कहा प्योर प्रोटीन्स और द प्योर फैट्स आर नेवर यूज्ड एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बिल्कुल, देखिए ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट था और ग्लूकोज सीधा ही हम ग्लाइकोलाइसिस में ले आए, लेकिन आप याद करिए जब आप फैट्स को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करते हैं तो फैट्स नहीं, फैटी एसिड्स यूज होते हैं। फैट को फैटी एसिड में तोड़ा जाता है, फिर फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, फिर रेस्पिरेशन चलता है। वही प्रोटीन्स की बात आती है तो प्रोटीन्स भी कभी प्योर प्रोटीन यूज नहीं होता, प्रोटीन मिलकर बनते हैं अमाइनो एसिड से। तो प्रोटीन्स टूटेंगे पहले अमाइनो एसिड में और अमाइनो एसिड्स रेस्पिरेशन में एंटर करेंगे। इसलिए एनसीईआरटी लिखते हैं कि प्योर फैट्स और द प्योर प्रोटीन्स आर नेवर यूज्ड एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई बच्चों को कि अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है तो कितना RQ होने वाला है, फैट है तो कितना RQ होने वाला है और प्रोटीन है तो कितना RQ होने वाला है। अब बच्चों को दिमाग में एक बात आती है कि क्या ये 3 टाइप के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं? तो बच्चों ऐसा नहीं है, जो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उनको तोड़ के एनर्जी सेल ले सकती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और ऐसा भी देखा गया है बच्चों कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं। ऐसा आपको देखने को मिलेगा कैंप प्लांट्स में। अब बच्चों कैंप प्लांट्स जो है ये ऐसे प्लांट है जो ड्राई रीजन्स में रहते हैं। कुछ स्पेशल और इनके बारे में आपको बताएंगे। पहले देखते हैं इनमें RQ के लिए कि इनका RQ कितना होता है और अगर इनमें ऐसा यूज हो रहा है एसिड तो फिर RQ की वैल्यू क्या आती है। जो कैंप प्लांट्स है उनके अंदर देखिए बच्चों ऑक्सैलिक एसिड ये एज ए सबस्ट्रेट यूज हो सकता है। कब होता है? क्योंकि कैंप प्लांट जो बच्चों अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं बच्चों को कि जो कैंप प्लांट्स होते हैं बच्चों ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं और वो रात में CO2 का फिक्सेशन करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए दिन में वो इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और वहां पर ऑक्सीजन का यूज करके इनको यूज करके वहां से एनर्जी लेते हैं। तो उनके अंदर अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑक्सैलिक एसिड हो जैसे कि COOH की होल ट्वाइस 2 बैलेंस करने के लिए मैंने 2 कर दिया, फिर इसके अंदर जो O2 यूज हुई है वो एक मॉलिक्यूल यूज हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब एक मॉलिक्यूल, जबकि CO2 जो इवॉल्व हुई है वो कितनी 4 मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं इसके RQ की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी बच्चों 4/1 मींस कितना आया RQ 4। इसका मतलब इसका RQ को वैल्यू ज्यादा आया। और ये बात आपको सर ने बहुत अच्छे से क्लियर की थी पीछे कि फैट्स जो होते हैं उनमें कार्बन बहुत सारे होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है, तो उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ती है, तो इसलिए उनका RQ कितना आता है लेस देन 1। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो मेरे पास अगर कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 ऑक्सीजन हो गए। इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन पहले से ज्यादा है तो मुझे बाहर से उसका ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन कम देनी पड़ेगी। यहाँ पे एक O2 दी है, इसका मतलब RQ इसका कितना आना है 1 से ज्यादा आना है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम मैलिक एसिड का। मैलिक एसिड के अंदर 3 O2 रिक्वायर्ड है और CO2 इवॉल्व हो रही है 4। देखिए बच्चों एसिड है
कार्बन यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है, मींस पहले से इसके पास काफी ऑक्सीजन है, तो इसके ब्रेकडाउन के लिए मुझे कम ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। इसका मतलब RQ कितना आएगा, 4/3 मींस आएगा 1.33। देखिए बच्चों इसका भी RQ मोर देन 1 आया, तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनके ब्रेकडाउन के टाइम पे O2 कम रिक्वायर्ड है, CO2 ज्यादा निकलती है, या हम कह सकते हैं कि इनके RQ की वैल्यू मोर देन 1 आती है। तो आपके पास जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और एसिड्स हो गए, तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का वैल्यू 1, फैट और प्रोटीन का वैल्यू लेस देन 1 है, मींस 0.9, 0.7, प्रोटीन के लिए 0.9, फैट के लिए 0.7 हो गया था, और यहाँ पे एसिड्स के लिए आए तो इनका वैल्यू जनरली मोर देन 1 आता है। साथ ही साथ बच्चों के लिए मैं एक बात बहुत अच्छे से यहाँ जोड़ना चाहूंगा, सबने कैम प्लांट्स की बात की, तो बच्चे आप याद रखिए जो कैम प्लांट्स हैं ये ड्राई एनवायरनमेंट के लिए अडॉप्टेबल प्लांट हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कैक्टस का, हम कहते हैं कि इनकी लीव्स जो होती हैं वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाती हैं और स्टेम फोटोसिंथेसिस करने लगता है। ये प्लांट ड्राई एनवायरनमेंट के प्लांट हैं, तो इनका रिलेशन वाटर कंजर्वेशन के साथ है बच्चे, ये वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं। दूसरी चीज, ये अपने स्टोमेटा नाइट में ओपन करते हैं, क्योंकि डे में ओपन करेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, दिन में तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, इनको उससे बच रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपने स्टोमेटा नाइट में ओपन किए। अब नाइट में स्टोमेटा ओपन किए तो CO2 अंदर कब आई, नाइट में आई, लेकिन फोटोसिंथेसिस में CO2 तो डे में यूज होती है और डे में अपने स्टोमेटा ये बंद रखते हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक CO2 को डे टाइम में यूज नहीं कर पाते, लेकिन नाइट में वो CO2 को अंदर लाते हैं। स्टोमेटा नाइट में ओपन है लेकिन नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं चलता, उसका रीजन है लाइट नहीं है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड रात को अंदर आई क्योंकि नाइट में स्टोमेटा ओपन हुए हैं, उस रात को जो CO2 अंदर आई है ना सेल्स के, उनको ये स्टोर करके रख लेते हैं लाइक एज द ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे C4 पाथवे था ना, C4 पाथवे में PEP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और उससे मैलिक एसिड बना। सेम इक्वेशंस चलती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कैम प्लांट्स में, C4 प्लांट्स वाली, वो भी नाइट में ऑर्गेनिक एसिड्स को बनाते हैं लाइक मैलिक एसिड, और जैसे दिन हुआ तो उनके स्टोमेटा हो जाते हैं बंद। अब बंद स्टोमेटा से वो एटमॉस्फेयर से तो CO2 ले नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं कि रात को जो उन्होंने ऑर्गेनिक एसिड्स बनाए थे ना, उन ऑर्गेनिक एसिड्स को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और उससे फिर फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाते हैं। अब CO2 प्रोड्यूस करनी है, फोटोसिंथेसिस चलाना है, तो डे टाइम में क्या करते हैं कि रात को जो उन्होंने ऑर्गेनिक एसिड्स बनाए हैं लाइक मैलिक एसिड, इनको वो एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करने लग जाते हैं और इनसे उनको CO2 का लेवल ज्यादा मिलता है और ज्यादा CO2 मिलने की वजह से वो फूड का प्रोडक्शन भी ज्यादा कर पाते हैं। तो कैम प्लांट्स ऑर्गेनिक एसिड्स को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स यूज करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। तो ये बातें तो हुई RQ के बारे में, और RQ खत्म करते ही हम ये भी साथ में जान लें कि हमारा जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर था NCERT का मॉड्यूल से जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे स्टडी पैकेज से जो पढ़ रहे हैं, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी सारी बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन में पिछले जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमें जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। जी, बच्चों को इससे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन से कि मैंने जो पढ़ा है मैं अच्छे से इजीली क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये 2009 का क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज एप्रोप्रिएटली टर्म्ड एज, जैसे हमने पीछे बात की थी बच्चों कि एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे जो है उसको क्या कहेंगे हम, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक या एम्फीबॉलिक। तो देखिए बच्चों कैसे ऑप्शंस थे, पैराबॉलिक, एम्फीबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, तो आपको आंसर चूज करना है। तो कौन सा आंसर होगा, एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे। आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिज्म चल रहा है उसमें, साथ ही साथ अगर सेल को रिक्वायरमेंट हो गई तो उसने मॉलिक्यूल्स लेकर के दूसरे मॉलिक्यूल बना लिए, मींस एनाबॉलिक पाथवे भी चल रहा है। और हमने कहा था जब एक ही प्रोसेस कोई दोनों नेचर शो करे तो उसके लिए हम एम्फी वर्ड यूज करते हैं, और इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एम्फीबॉलिक पाथवे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को हम एम्फीबॉलिक पाथवे प्रेफरेंस देंगे। अगर एम्फीबॉलिक आपके पास ऑप्शन नहीं हो और कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक में से कुछ चूज करना पड़े तब हम कैटाबॉलिक के लिए जा सकते हैं। दूसरा हम क्वेश्चन बात कर रहे हैं AFMT मेंस 2011 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था कि इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेट इन, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है ETS ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और जो प्रोटॉन्स हैं ETS के टाइम पे उनका प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। बच्चे जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसे PMS कहते हैं। इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं, ऐसा हम पढ़ के आए हैं।
लेकिन आप देखेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं। तो पहला ऑप्शन तो है मैट्रिक्स, तो ये बात तो गलत है कि मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट नहीं होते। दूसरा ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट नहीं होते। तीसरा ऑप्शन है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटॉन एक्यूमुलेट नहीं होते। हाँ, इनर मेम्ब्रेन प्रोटॉन एक्यूमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कारण ईटीएस उसी में चलता है। प्रोटॉन्स के जो कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर यूबी क्विनोन है, वो भी इनर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में प्रोटॉन एक्यूमुलेट नहीं होते। तो प्रोटॉन एक्यूमुलेट कहां होते हैं? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है ना, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, उसमें होते हैं। और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को दो मेम्ब्रेन के बीच का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कह सकते हैं। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को मैं अगर पीएमएस लिखूं तो कोई गलत बात नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो गया वो गया 4, कि भाई प्रोटॉन्स जो एक्यूमुलेट हुए हैं वो हुए हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, मींस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। जी, इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं बच्चों। बहुत इजी सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Which of the metabolites is common to respiration mediated breakdown of fat, carbohydrate and protein? ये क्वेश्चन 2 बार आया जी, है, देखिए। नीट 2000 यूजी 2013 में भी आया और 2016 में भी आया। बस और- ऑप्शन ऊपर नीचे थे, लैंग्वेज क्वेश्चन की सेम थी और ऑप्शन भी सेम थे। हाँ, ऑप्शन भी बस सेम थे, हाँ, बिल्कुल। शफल किए गए थे बस ऑप्शंस। जी बिल्कुल। तो सर ने आपको पढ़ाते टाइम भी बहुत अच्छे से वहां पे पॉइंट आउट किया था कि बच्चों ये एसिटाइल कोएंजाइम में जो है ये फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों का कॉमन पॉइंट है। जैसे हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड ने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया था और फिर आगे क्रैब साइकिल चला था। जब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हो रहा था वहां पर, तो प्रोटीन्स में टूटे थे अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड जो है वो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए से, पायरुविक एसिड से और अल्फा के जी से एंटर कर सकते हैं। अगर फैट का ब्रेकडाउन हो बच्चों, तो फैट का सर ने आपको बताया था वहां पर कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन हो सकता है। ग्लिसरॉल बीच में एंट्री कर रहा था ग्लाइकोलाइसिस में, और फैटी एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर कर रहे थे। तो इन तीनों पाथवे में, इस रेस्पिरेशन के कंप्लीट पाथवे में कौन सा मॉलिक्यूल कॉमन था? एसिटाइल कोएंजाइम में। ऑप्शंस देखते हैं। देखिए बच्चों, पहले ही ऑप्शन में आपको मिल रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन का? एसिटाइल कोएंजाइम ए। दूसरा देख लेते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये तो बच्चों यही बन जाता है, यहां से तो ना प्रोटीन एंटर कर रहा है ना फैट, इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ये भी आंसर नहीं हो सकता। पायरुविक एसिड, देखिए बच्चों पायरुविक एसिड जो है ये कॉमन हो सकता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में और प्रोटीन के ब्रेकडाउन में, मींस कार्बोहाइड्रेट के और प्रोटीन के ब्रेकडाउन में, लेकिन फैट कहां से एंटर कर रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए से एंटर कर रहा था। इसलिए अगर इन तीनों का कॉमन पूछे तो कौन सा हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। AIPMT 2014 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड? CO2 नहीं बनती। तो देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमने एनसीईआरटी में मॉड्यूल में एक लाइन सीधे पढ़ी। क्या पढ़ी? कि ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स लिविंग CO2 मॉलिक्यूल्स, की हाइड्रोजन एटम्स हम निकालते हैं तो साथ में CO2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे, लिंक रिएक्शन में भी और क्रैब साइकिल में भी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे हो किसका? प्लांट सेल का, और एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे हो एनिमल सेल्स का, CO2 तो बनेगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया उस प्रोसेस को चूज करिए जिसमें CO2 रिलीज नहीं होती है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट सेल्स एंड द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल सेल, इनमें तो CO2 बनते हैं। अब ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ऑप्शन बचे दो। एक तो बचा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक बचा लैक्टेट फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब देखिए, जब आप अल्कोहल फर्मेंटेशन करवाते हैं तो सर ने आपको पढ़ाते टाइम में बहुत अच्छे से क्लियर किया कि पायरुविक एसिड जब अल्कोहल में एथेनॉल में कन्वर्ट होता है प्लांट सेल में या यीस्ट सेल में, तो पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, 2 कार्बन का कंपाउंड बनता है पायरुविक एसिड से और CO2 रिलीज होती है, और फिर उस 2 कार्बन के कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड से हमने अल्कोहल बनाया था एथेनॉल। तो इसका मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी CO2 निकलती है। तो प्लांट के एरोबिक रेस्पिरेशन, एनिमल के एरोबिक रेस्पिरेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 प्रोड्यूस होती है। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड है वो डायरेक्ट ही लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 रिलीज नहीं होती। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसका मतलब कार्बन लॉस नहीं हुआ है। तो एक लैक्टेट फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें CO2 प्रोड्यूस नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा लैक्टेट फर्मेंटेशन। जी सर। अब चलते हैं नीट यूजी 2019 पर। वहां पे भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू ऑफ ट्राइपामेटिनेज।
अब बस इजी उन्हीं के लिए है जिन्होंने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा और वहां पे देखा था कि वो जो इक्वेशन दी हुई है उसमें मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दिया हुआ था कि C51H98 और O6 वगैरह, उसके तो वो जो मॉलिक्यूल है वो ट्राइपामिटिन है। तो उसको ये पता होना चाहिए बच्चों आपको कि फैट, ट्राइपामिटिन जो है वो एक फैट है और फैट का आरक्यू कितना होता है, लेस देन 1। अब लेस देन 1 में भी कितना होता है आपको बताया था कि 0.9 प्रोटीन का होता है और 0.7 फैट का होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 0.7 है या 0.07 है, तो इसलिए ये आंसर हमारा नहीं हो सकता और ये 0.09 है। तो 09 जो है ये तो बच्चों होगा प्रोटीन के लिए, जबकि जो फैट के लिए आया था और ट्राइपामिटिन एक हमारा फैट है और फैट मॉलिक्यूल ट्राइपामिटिन के लिए कितना आरक्यू आएगा 0.7। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.72। इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीट यूजी 2020 इस साल का क्वेश्चन है बच्चे। द नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन शॉर्ट आप इसे एसएलपी कहेंगे और एसएलपी का मतलब है विदाउट एटीएस केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट ही एटीपी का फॉर्मेशन हो जाना, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाना विदाउट एटीएस केमिकल रिएक्शन में। तो इन्होंने पूछा द नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल इज, कि क्रेब साइकिल एक बार चले, सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेब साइकिल एक बार चले, तो एक बार अगर क्रेब साइकिल चले तो एसएलपी कितनी बार होगा, तो एसएलपी सिर्फ एक बार होगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनाते टाइम हमने जीटीपी बनाया था और जीटीपी से साइमल्टेनियसली कपल्ड रिएक्शन में हमने एटीपी का फॉर्मेशन कर दिया था। तो सिर्फ एक ही ऐसी रिएक्शन है जहां एटीपी बनता है एक क्रेब साइकिल में, तो 3 नहीं 2 नहीं 0 तो होगा ही नहीं, तो क्या आएगा आंसर 1, कि एक बार एक रिएक्शन ऐसी थी जहां सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बन रहा था क्रेब साइकिल में, तो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये है 2020 में भी सबसे लेटेस्ट कोविड-19 के बच्चों के लिए जो एक अलग से नीट ने पेपर पब्लिश किया था, उस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन था हमारे इस चैप्टर से, और वो क्वेश्चन है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स। अब बच्चों पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम याद करो कहां पे काम आता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो जब पाइरुविक एसिड बना था हमने ग्लूकोज से पहले 2 पाइरुविक एसिड बनाए, फिर इन दोनों पाइरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में लेके गए, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया और ये जो प्रोसेस थी इसे हमने कहा था लिंक रिएक्शन। इस लिंक रिएक्शन में काम आता है हमारा एंजाइम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो बच्चों याद करो वहां पे पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए हमने कहा था कि वहां पर 5 कोफैक्टर चाहिए, जिनमें हमने लिखा था टीपीपी, लिपोइक एसिड और Mg+2। साथ में हमने कहा था कि यहां पर कोएंजाइम ए बनाना है तो कोएंजाइम ए चाहिए और साथ में यहां पे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है तो उसके लिए हमें NAD+ चाहिए जो NADH2 बनाएगा। ये थी हमारी लिंक रिएक्शन। तो इस लिंक रिएक्शन में कौन एरोबिक रेस्पिरेशन में इसमें किसकी उसकी एक्टिविटी के लिए कौन चाहिए? कैल्शियम चाहिए क्या आपको? नहीं, आपको तो यहाँ पे मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम नहीं चाहिए, आयरन नहीं चाहिए, कोबाल्ट नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको बच्चों? मैग्नीशियम। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और लेटेस्ट में पूछा भी गया है इस लिंक रिएक्शन में काम आने वाले कोफैक्टर्स। तो इस लेटेस्ट और लास्ट क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ ही हम इस चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं बच्चे। तो बच्चों हमने इस चैप्टर को बड़े ही इंटरेक्टिव वे में बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हुए पढ़ा है और हमें उम्मीद भी है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आपके जो सब्जेक्ट के प्रति रुचि है वो भी बड़ी होगी। जी बिल्कुल, और हम आने वाले चैप्टर्स को भी इसी तरह से आपको हैप्पी और इंटरेक्टिंग वे में पढ़ाते रहेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि बच्चों इन क्लासेस का ही नाम है IHL एंड IHL मींस तो है सर इंटरेक्टिव एंड हैप्पी लर्निंग।